नमस्कार, वेलकम टू अनुभव ज्ञान। और मैं महेश कुमार प्रजापत आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने RSCIT पेपर का सॉल्यूशन लेकर। आज हम पढ़ेंगे 19 जनवरी 2020 को हुए RSCIT पेपर का दूसरा भाग। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। 10 सवाल हमने हल कर लिए थे पार्ट 1 में और आज हम 11वां सवाल हल करने वाले हैं। सवाल है, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके अर्थात उसके द्वारा क्या काम कर सकते हैं। आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं या आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। हमारा उत्तर है आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। देखिए मित्रों, जीमेल एक मेल सर्वर है, मेलिंग सिस्टम है जो कि गूगल द्वारा हमें उपलब्ध करवाया जाता है। जब आप जीमेल खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन विंडो के पश्चात इस प्रकार के आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसमें यहाँ ऊपर की तरफ कंपोज करके एक ऑप्शन दे रखा होता है और इस कंपोज पर आप क्लिक करके नया ईमेल लिख सकते हैं और किसी को मेल भेज सकते हैं। तो हमारा उत्तर है कंपोज पर क्लिक करके आप एक नया ईमेल संदेश लिख सकते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर खाली जगह के उदाहरण हैं। ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड। और उत्तर है हमारा इसका प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें कंप्यूटर के अंदर टाइप किए गए टेक्स्ट या जो पिक्चर्स उसकी हार्ड कॉपी देती है। हार्ड कॉपी अर्थात हम पेपर पर जो प्रिंट निकालते हैं वह हार्ड कॉपी कहलाती है और वही जब कंप्यूटर में किसी फाइल के रूप में सेव रहती है या पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में रहती है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर हमें डेटा की हार्ड कॉपी देता है। और प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं इसको हम इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। मूल रूप से देखिए इस चार्ट में दिखाया गया है जैसा कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिसमें कार्बन का प्रयोग होता है और जिस पर की का प्रेशर दे करके अर्थात पीट कर पिटाई होती है। जैसे कि आप टाइपराइटर आपने देखा होगा जिसमें कार्बन पेपर के ऊपर जैसे ही की चोट पड़ती है और वो कार्बन की स्याही पेपर पर चिपक जाती है। तो ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि शॉर्ट करके प्रिंटिंग करते हैं, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये वे प्रिंटर होते हैं जो कि इस प्रकार की शॉर्टिंग ऑप्शन काम में नहीं लेते हैं और उसकी कार्यप्रणाली थोड़ी अलग होती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हमारे सामने उदाहरण है वो एक डेजी व्हील प्रिंटर है और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो उदाहरण हैं उसमें इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर आते हैं। अब हम इन प्रिंटरों को थोड़ा अगले स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से प्रिंटर किस किस प्रकार के होते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो चित्र दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर। व्हील के नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रकार से इसमें एक गोल चक्री रहती है और इसकी बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है और प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर खुदा हुआ होता है और जैसे ही आप कोई की दबाते हैं तो या प्रिंटर से इसकी प्रिंटिंग होती है तो उस अक्षर की है वो चोट पड़ती है कार्बन के ऊपर और वो पेपर के ऊपर छप जाती है। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर है। ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं या DMP प्रिंटर भी कहते हैं, शॉर्ट में DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें भी यहाँ पर एक हेड होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस हेड के अंदर बहुत ही छोटी छोटी पिनों से एक ऑप्शन बना रहता है, कोड बने रहते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो ये हेड की छोटी छोटी जो पिन्स होती हैं वो चोट करती हैं कार्बन के ऊपर और वो कार्बन की स्याही इस पेपर पर लग जाती है और प्रिंटिंग होती रहती है और ये हेड इस प्रकार से यहाँ घूमता रहता है और प्रिंटिंग होती रहती है। ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं इसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो है वो गीली स्याही का इस्तेमाल करता है और इसमें 4 रंग की स्याही आती है जिसमें ब्लैक है, मैजेंटा है, केयोन है, येलो है। और ये स्याही का प्रयोग करके
छोटी छोटी बूंदों की बौछार करता है ये प्रिंटर पेपर के ऊपर और उससे प्रिंटिंग होती है। और इस प्रिंटर की जो बौछार करने वाली जो भाग होता है उसे नोजल कहते हैं। तो ये एकमात्र प्रिंटर है जो कि गीली स्याही का प्रयोग करता है, वो इंकजेट प्रिंटर, अर्थात स्याही को छिड़काव करके ये प्रिंटिंग करता है। इसकी खास बात यह है कि इसको रोजाना काम में लेना पड़ता है, अन्यथा एक दो दिन अगर पड़ा रहे तो इसकी नोजल सूख जाती है और प्रिंटिंग क्वालिटी खराब हो सकती है। अगला जो प्रिंटर आप देख रहे हैं ये थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर आपने अधिकांशतः जैसे बैंकों में पर्ची वगैरह जो निकलती है एटीएम से आपने देखी होगी, वो थर्मल प्रिंटर से निकलती है। इसका पेपर ही है जो विशेष प्रकार का होता है, बहुत ही महंगा होता है। और इस पेपर पर जैसे कि थर्मल नाम से ही आप जान सकते हैं कि इस पेपर पे वो गर्म करते हैं और जहाँ वो गर्म होता है, पेपर हॉट होता है, वहाँ पर काला पड़ जाता है और अक्सर छप जाते हैं। इसका प्रयोग अधिकांशतः बैंकों में और एटीएम में होता है। और अंतिम में जो आप देख रहे हैं ये लेजर प्रिंटर जो देख रहे हैं, ये अधिकांशतः ऑफिसों में आप कहीं भी गए होंगे आपने इसी प्रिंटर को देखा होगा। इसके अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। और ये जो प्रिंटर है ये सबसे फास्ट काम करता है, बहुत तेज गति से प्रिंटिंग भी करता है और आवाज़ भी बहुत ही कम करता है। और ये जो लेजर प्रिंटर है ये सूखी स्याही का प्रयोग करता है जिसको टोनर कहते हैं। ये प्रश्न भी RSCIT में एक बार पूछा गया है कि कौन सा प्रिंटर है जो कि सूखी स्याही का प्रयोग करता है, तो वो है लेजर प्रिंटर। सबसे फास्ट भी होता है, इसकी गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चूँकि ये पीट कर प्रिंटिंग करते हैं इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इंकजेट लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर हैं जो कि बिना आवाज़ के प्रिंटिंग करते हैं, इसके लिए इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इन प्रिंटर्स की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनकी कार्यप्रणाली वगैरह अच्छी तरह से समझाई जाएगी आपको। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्रेडिट कार्ड जैसा आपने देखा होगा जिसके द्वारा हम ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है? 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर या समाप्ति तिथि और CVV नंबर, तीसरा ऑप्शन है OTP और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर है इसके लिए उपरोक्त सभी। देखिए मित्रों, जब हम क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें उस भुगतान साइट पर उसका 16 अंकों क्रेडिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और OTP सब डालने पड़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड में हम समझते हैं इसको। एक क्रेडिट कार्ड का प्रारूप है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं 16 अंकों का जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो साइट में डालना पड़ता है। फिर आप देख सकते हैं ये समाप्ति तिथि है, इसका भी उसमें एंट्री करनी पड़ती है। और फिर होता है कार्ड होल्डर का नेम, वो भी उसमें एंट्री करना पड़ता है। और अंत में कार्ड के पीछे की तरफ 3 अंकों के कोड होते हैं जिनको CVV नंबर कहते हैं और ये गोपनीय नंबर होते हैं और इनको हमें छुपा कर रखना चाहिए, कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। और हो सके तो इसके ऊपर टैप चिपका दें ताकि कोई दूसरे व्यक्ति चेक न कर सके, देख नहीं सके। आप इनको याद करके रख लें तो भी चलेगा। तो इतने एंट्री डालने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आता है और OTP डालने के बाद आपका भुगतान हो जाता है। प्रश्न संख्या 14, MS Excel में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खाली जगह का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो वह कौन सा ऑप्शन है? मर्ज सेल, इंसर्ट सेल, फिट सेल ऑन वन पेज या रैप टेक्स्ट। तो देखिए मित्रों, उत्तर है हमारा इसका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट एक्सेल की वह सुविधा होती है जिसके द्वारा बड़ा डेटा भी होता है वो एक सेल में सेट हो जाता है। इसके मिलते जुलते ऑप्शन इन्होंने जरूर दिए हैं। मेल मर्ज सेल, मर्ज सेल वो ऑप्शन होता है जिसमें हम कई सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाते हैं, जबकि रैप टेक्स्ट में वो होता है कि उसी सेल के अंदर टाइप किया गया डेटा जो ज़्यादा है उसी सेल के अंदर ही सेट करने में काम में आता है, जबकि इंसर्ट सेल के द्वारा हम नई सेल इंसर्ट करते हैं। देखिए अगली स्लाइड पर आप देख सकते हैं, इसमें ये जो MS वर्ड है इसमें जो होम टैब के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड रैप करके ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे कि डेटा बड़ा था, जब अगर ये वर्ड रैप स्टार्ट न हो
तो जैसे कि ये सपोज इफ़ वी एंटर दिस मच लार्ज सेंटेंस इन ए सिंगल सेल, तो ये अगर लाइन हमने टाइप की है तो ये लाइन लंबी लंबी होते यहाँ चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हम रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, चूँकि हमने A1 में ही इसमें टाइप की थी हमने ये लाइन, तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार से सेट होकर के एक सेल में सेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट। और इसकी शॉर्टकट की जैसे यहाँ दे रखी है Alt+H+W, इसका प्रयोग करके भी आप ये रैप टेक्स्ट काम में ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वक्तव्य 1। यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना बंद कर दिया है, तो आप MS Excel 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। वक्तव्य दूसरा है MS Excel 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। B, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। C, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों गलत हैं। और चौथा है वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही हैं। उत्तर है हमारा इसका वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही हैं। देखिए मित्रों, एक्सेल के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं और काम करते करते अगर लाइट चली भी जाए और आपने फाइल सेव नहीं भी की है, तो एक्सेल के अंदर ये सुविधा होती है, ऑटो सेव होता रहता है। जैसे ही आप वापस फाइल कंप्यूटर स्टार्ट करके एक्सेल खोलेंगे, तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप उस ऑटोमेटिक सेव्ड व्यू को खोल सकते हैं और उसको वापस सेव कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, वक्तव्य 1 सही है। और वक्तव्य 2, जैसे कि आपको किसी ने एक्सेल की फाइल मेल करी और आप उसको डाउनलोड करते हैं मेल से, और फिर जब जैसे आप उसको खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगी और फिर आप उसको इनेबल ऑप्शन काम में लेकर के उसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ये सुरक्षा के लिए है ताकि कोई खतरनाक प्रोग्राम उस एक्सेल फाइल में ना हो, वायरस ना हो जो कि आपके कंप्यूटर को खराब कर दें, इसलिए वो प्रोटेक्टेड व्यू में ही खुलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता X MS Excel 2010 का उपयोग करता है और एक अन्य उपयोगकर्ता के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है जो MS Excel 2003 का उपयोग करता है। तो ऑप्शन A है उपयोगकर्ता X फाइल को .xlsx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। B है उपयोगकर्ता X फाइल को XLS फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। C है उपयोगकर्ता X फाइल को .pptx फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। और D है उपयोगकर्ता X एक्सेल फाइल को उपयोगकर्ता Y से साझा नहीं कर सकता। तो उत्तर है हमारा B, उपयोगकर्ता X फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है। देखिए जैसा कि ऑप्शन A में दिखाया है, .xlsx जो फाइल होती है वो ऑफिस 2007 या उसके बाद के जो वर्जन है उसी में ही वो काम में ली जा सकती है। अब चूंकि आपका जो मित्र है वो 2003 एक्सेल काम में ले रहा है तो उसमें ये फाइल काम में नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें .xls फाइल ही सेव करनी पड़ेगी और उसी फाइल को आपका मित्र एक्सेल 2003 में उसको खोल सकता है या काम में ले सकता है। और ऑप्शन सी में जो ये PPTX बताया गया है, .pptx ये प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की फाइल है और ये पावर पॉइंट में खुलती है। तो ऑप्शन बी सही होगा, .xls। अगली स्लाइड में हम थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए एक्सेल 97 से 2003 के जो वर्जन होते हैं उनमें जब आप फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है। उदाहरण से देखते हैं population.xls। और जब हम एक्सेल के नए वर्जन जैसे कि 2007 या उसके बाद के वर्जन में फाइल काम में लेते हैं या सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम हमेशा .xls होता है, यानी कि s के बाद में x लग गया एक और, बस यही अंतर है। उदाहरण है इसका population.xlsx। तो ये जो जैसे population.xlsx फाइल है ये 2003 में खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगी।
जबकि ये जो popular.xls फाइल है ये हम 2007 में खोल सकते हैं, 13 में खोल सकते हैं, 16 में खोल सकते हैं। तो अगर हम माना कि हमारे पास ये नया वर्जन ही है, 2007 है या 2010 है या 2013 है, तो जब हम उसको फाइल सेव करते हैं तो सेव एज करके हम उसको .xls में सेव कर सकते हैं, ताकि लोअर वर्जन वाले भी उसको फाइल को यूज कर सकें, काम ले सकें। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है कि इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है। दूसरा, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक का चिन्ह होता है। और तीसरा है, इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। अब पूछ रहा है कि सुरक्षित वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है केवल A, केवल B, केवल C, केवल 1 और 2, सॉरी इसमें A में है केवल 1, B में है केवल 2 और C में है केवल 1 और 2 और D में है केवल 1 और 3। उत्तर है हमारा केवल 1 और 2। तो सुरक्षित वेबसाइट की पहचान ये है कि उसमें नंबर 1 तो इसमें HTTPS की शुरुआत होती है उसके एड्रेस की, और दूसरा ये है कि इसमें पैडलॉक हमेशा लगा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ताले का चिन्ह है, इसे पैडलॉक कहते हैं। पहली पहचान तो ये होगी कि सुरक्षित साइट में ये हमेशा पैडलॉक का चिन्ह रहेगा, और उसकी दूसरी पहचान ये होगी कि इसमें HTTP की न होकर के HTTPS यानी कि सिक्योर्ड होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी प्रश्न RSCIT में पूछा गया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि HTTPS में S का मतलब क्या होता है, तो होता है सिक्योर। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो HTTP और HTTPS में अंतर, ऊपर वाली जो रेड कलर की आपको साइट में दिख रही है example.com, ये नॉट सिक्योर है क्योंकि इसका जो प्रोटोकॉल है वो HTTP ही है और पैडलॉक नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट सिक्योर आ रहा है। और दूसरी जो देख रहे हैं ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं पैडलॉक लगा हुआ है और सिक्योर है, और इसका जो प्रोटोकॉल है वो है HTTPS, अर्थात ये वेबसाइट सिक्योर है, आप इस पर अपना डेटा डाल सकते हैं। तो कभी भी ध्यान दें, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार आपके SMS वगैरह मैसेज आते रहते हैं कि इस साइट पर क्लिक कीजिए फ्री रिचार्ज प्राप्त कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि वो सिक्योर नहीं होती है, वो हमेशा उसमें HTTPS कभी नहीं मिलेगा आपको, केवल HTTP होता है। तो वो सीधी सी बात है कि वो फ्रॉड है या वो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते और गुप्त डेटा हमारा उस पर नहीं डाल सकते। अगला प्रश्न है, MS Excel 2010 में खाली जगह एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या D पाई चार्ट। उत्तर है हमारा पाई चार्ट। देखिए दोस्तों, पाई चार्ट इस प्रकार का एक चार्ट होता है जिसमें आप देख सकते हैं गोलाकार आकृति भी है इसकी और बहुत सारी स्लाइस, जैसे कि पहली स्लाइस ये है, दूसरी स्लाइस ये काटी गई है, तीसरी स्लाइस, चौथी स्लाइस, जितनी सीरीज होगी डेटा के हिसाब से इसमें स्लाइस काटी जाती है और स्लाइस में डेटा दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो ये जैसे कि चार्ट दिखा रहा है हवा के अंदर गैसों की मात्रा, तो जैसे कि दिखा रहा है 78% नाइट्रोजन है, और ग्रीन वाला जो ऑप्शन भाग है स्लाइस है 21% ऑक्सीजन है, और रेड वाली है अदर गैसेज हैं जो कि लेस देन 1% है, ऑर्गन है वो भी लेस देन 1% है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट एक गोलाकार चार्ट होता है। इसकी खास विशेषता यह है कि इस चार्ट में हमेशा मान पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव मान नहीं होना चाहिए। इसके बारे में RSCIT में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है कि वह कौन सा चार्ट है जिसमें सभी मान सकारात्मक होते हैं और केवल एक ही सीरीज होती है, तो वह चार्ट होता है पाई चार्ट। इसमें समस्त मान सकारात्मक होंगे और केवल एक ही सीरीज होगी। चार्टों की विभिन्न प्रकार को हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसे कॉलम चार्ट कहते हैं, जिसमें खड़ी एक लाइंस होती हैं जिसके द्वारा डेटा को दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 सीरीज है
और 2 सीरीज़ को दिखाया गया है ग्रीन और रेड के ऑरेंज के द्वारा। तो ये कॉलम चार्ट है। और इसी को जब हम आड़ी रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं तो इससे कहते हैं बार चार्ट। खड़ा वाला रेखाएं जो है दिखाई गई है सीरीज़ में वो कॉलम चार्ट है, और आड़ी जो रेखाएं दिखाई गई है उसे कहते हैं बार चार्ट। और तीसरा आप देख सकते हैं ये लाइनों के द्वारा बना हुआ चार्ट है, इसे लाइन चार्ट कहते हैं। और चौथा जैसे हमने पढ़ा था अभी, ये पाई चार्ट है ये हमारा। तो इस प्रकार ये चार्ट के अलग अलग प्रकार है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। अगला प्रश्न है हमारा, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई ऑप्शन है इसका ए वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायर फायर या वायरलेस वर्क्स फाइन। और उत्तर है हमारा इसका वायरलेस फिडेलिटी। देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार आपकी जो मॉडेम है या आपका फ़ोन है जो वाईफाई के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होगी वायरलेस फिडेलिटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी हेडर और फूटर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन या ऑप्शन डी बुकमार्क और हाइपरलिंक। उत्तर है हमारा प्रेजेंटेशंस। देखिए मित्रों, क्लिप आर्ट, हेडर फूटर और बुकमार्क्स तो ये MS वर्ड के अंदर टूल बार में आपको दिखाई पड़ेंगे, जबकि प्रेजेंटेशंस जो होती है वो पावर पॉइंट के अंदर बनने वाली फाइल होती है जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू में आपको जैसे कि क्लिप आर्ट है, देख सकते हैं आप ये, जिसके द्वारा हम क्लिप आर्ट वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं ये जो हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक और बुकमार्क्स आपको इसमें दिखाई पड़ जाएंगे, जिसमें ये हाइपरलिंक के द्वारा आप किसी फाइल का लिंक बना सकते हैं या बाहरी वेब पेज का लिंक बना सकते हैं, और उसको बुकमार्क से अगर इसी फाइल के अंदर हमें जोड़ना है, एक ही फाइल के अंदर हमें हाइपरलिंक बनाने हैं, तब हमें बुकमार्क जोड़ना पड़ेगा हाइपरलिंक के द्वारा। अगला देख सकते हैं आप इसमें हेडर एंड फूटर, जो भी आपको इसमें इंसर्ट मेनू में मिल जाएगा, जिसमें आप आपकी वर्ड फाइल के अंदर हेडर और फूटर जोड़ सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है, यानी सर्च इंजन, खोज इंजन? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी फायरवॉल या ऑप्शन डी एंटीवायरस। उत्तर है हमारा गूगल। ये देख सकते हैं आप यूज करते ही हैं वैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में। इस प्रकार जब आप google.com खोलते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से सर्च बॉक्स आता है, और यहाँ आप कोई भी कीवर्ड डाल करके सर्च कर सकते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा आप कोई भी कीवर्ड डाल करके उसके संबंधित सामग्री या कंटेंट खोज सकते हैं आप। जबकि फायरफॉक्स, जिसको हम मोजिला फायरफॉक्स भी कहते हैं, एक वेब ब्राउज़र है, वो गूगल क्रोम की तरह है। मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सब वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिनके अंदर हम वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं। जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। और फायरवॉल, जैसा आप जानते हैं, पिछले पेपर में भी हमने पढ़ा था कि फायरवॉल वह एक ऐसी सुरक्षा हमारे कवच होता है कंप्यूटर के लिए, जो बाहरी इंटरनेट के खतरों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हैकर्स जैसे कि अनचाहे ढंग से हमारे कंप्यूटर में नहीं घुस सकते, हमारी सूचनाएं न चुराएं, उसके लिए हमें फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। और ये ऑप्शन हमेशा कंट्रोल पैनल के अंदर मिलता है, जहां से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? ऑप्शन ए प्रारंभ बटन, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी आइकन और या ऑप्शन डी टच पैड। उत्तर है हमारा टच पैड। देखिए दोस्तों, ये जो विंडोज़ का डेस्कटॉप आप देख रहे हैं, इसमें विंडोज़ 10 का जो डेस्कटॉप है, इसमें आप नीचे की जो पट्टी आपको दिखाई पड़ रही है ब्लैक कलर की, इसे टास्क बार कहते हैं। ये टास्क बार है। और ये देखिए यहाँ पर कोने पर बाईं ओर जो बना हुआ है, ये स्टार्ट बटन है, जिसको हम प्रारंभ बटन भी लिखा गया है। यहाँ पर प्रारंभ बटन, स्टार्ट बटन एक ही चीज़ है। और आइकन जैसे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर ये जो आइकन बने हुए हैं, जिसके द्वारा भी आप प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी विंडोज़ 10 डेस्कटॉप का एक एलिमेंट है, भाग है। क्योंकि टच पैड जो होता है वो तो
लैपटॉप पर आपने देखा होगा जिस पर आप उंगली रख करके माउस को कंट्रोल करते हैं वो टच पैड होता है। इसका विंडोज़ 10 डेस्कटॉप से कोई संबंध नहीं है। तो प्रारंभ बटन यानी कि स्टार्ट बटन, टास्क बार और आइकन ये विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर पाए जाते हैं। तो मित्रों, ये पेपर का हमने RSCIT के दूसरा भाग हमने पढ़ा है। इसका अंतिम भाग जो है हम जल्दी ही आपके सामने पेश करेंगे। हम एक पेपर को लगभग 2 या 3 भागों में बांट रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से देख सकें, बोर ना हो। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और फिर निवेदन है मेरा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका महेश कुमार प्रजापत। बहुत बहुत धन्यवाद।